नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे। आज है 6 अगस्त 2022। आज हम लोग देखेंगे कि द हिंदू के न्यूज़पेपर में हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। मैं आपको एक एक आर्टिकल बहुत सरल शब्दों में बता दूंगा। यह भी बताता चलूंगा कि यह आर्टिकल आपकी मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा किसमें पूछा जा सकता है, तो वो आप साथ में ही नोट करते जाइएगा। सत्र को शुरू करने से पहले आपको एक परिचय दे देते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है वो डिजिटल कॉमर्स की बात करेगा। इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा आर्टिकल आएगा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को लेकर। तीसरा आर्टिकल है ताइवान में जिस तरीके का चाइना अपना एग्रेशन दिखा रहा है और ताइवान उसका जिस तरीके से प्रतिरोध कर रहा है, तो इससे भारत को क्या सीख लेनी चाहिए। अगला आर्टिकल जलवायु परिवर्तन से संबंधित होगा कि हमने जो अपने लक्ष्य बना रखे हैं, एक हमारी जो प्रतिबद्धता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज को लेके, तो उससे संबंधित यहां पर क्या विचार राइटर ने अपने बताए हैं उसको देख लेंगे। अंत में देखेंगे कि इन सारे आर्टिकल्स में से मुख्य परीक्षा में कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से शांत मन से बैठ के देखिएगा। एक एक आर्टिकल आपको बहुत सरल शब्दों में समझा दूंगा। चलिए तो सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो आपको प्रश्न संख्या 6 पे मिलेगा, जिसका संबंध थर्ड पेपर से है, जहां पर हम लोग आर्थिक विकास की बात करेंगे। देखिए यहां पर जो आर्टिकल निकला है वो क्या निकला है, वो ये बता रहा है कि जो डिजिटल कॉमर्स होता है, यानी कि जो ई कॉमर्स है, ठीक है, तो ये जो ई कॉमर्स है इसके आगे कुछ चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों की बात करेगा। अब मैं आपको बेसिक से इस आर्टिकल के बारे में बताता हूं। देखिए यहां पर जो राइटर हैं वो क्या बात करते हैं, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपको 10 रुपए का एक पेन खरीदना होता है, तो आप क्या करते हैं, आप दुकान के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं भैया एक 10 रुपए का पेन दीजिएगा। और जब वो आपको पेन देता है तो आप क्या करते हैं, उससे बोलते हैं कि भैया कोई क्यूआर कोड है आपके पास, वो दिखा दीजिए, मैं स्कैन कर देता हूं। और स्कैन के थ्रू आप उसको क्या कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है 10 रुपए की बात करें, 5 रुपए की बात करें, 20 रुपए की बात करें या 10,000 रुपए की बात करें, आज भारत की जनता जो है वो सबसे ज्यादा क्या यूज कर रही है, ऑनलाइन पेमेंट। अब चाहे आप पेटीएम यूज करें, गूगल पे यूज करें, भारत पे यूज करें, तो ये सब चीजें संभव हो पाई हैं। क्यों? क्योंकि यूपीआई के कारण, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के कारण। तो उसके कारण से इसको बोला जा रहा है ये एक क्रांति है भारत के अंदर कि ऑनलाइन पेमेंट इतना पूरे अगर विश्व में विकसित देश हैं वहां पर जितना यूज नहीं होता है उतना भारत में यूज होने लग गया है। गली नुक्कड़ की जो भी एक छोटी से छोटी दुकान होगी या बड़े से बड़ा शॉपिंग मॉल होगा, आप वहां जाके ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। सरकार यहां पर यह कहती है कि भाई जिस तरीके से ये ऑनलाइन पेमेंट जो था उसमें एक क्रांति आई है, उसी तरीके से सरकार चाहती है कि ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक क्रांति आनी चाहिए। परंतु इस क्रांति में क्या है, अभी की सिचुएशन बताता हूं मैं आपको जो इस आर्टिकल में निकली है, और फिर इसके क्या उपाय हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए ये राइटर ये बता रहे हैं कि जैसे आप बात करते हो कोविड-19 के बाद ये देखा गया कि जो भारतीय नागरिक थे उनके व्यवहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब वो कैसा परिवर्तन था, कोविड-19 के बाद से देखा गया कि भाई आदमी ने क्या करा, ऑनलाइन शॉपिंग जो हम लोग करते हैं उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी। और ऐसा संभव क्यों हो पाया है, आपको पता है कि भारत में जो मोबाइल का मार्केट है वो कितनी तेजी से बढ़ा है। अब हर व्यक्ति के पास मोबाइल पहुंच गया, तो जब हर व्यक्ति के पास मोबाइल पहुंचा तो हर व्यक्ति ने इंटरनेट को यूज करना स्टार्ट किया। अब कई सारी कंपनीज इंटरनेट यहां पर प्रोवाइड करती हैं, हमारे घरों में वाईफाई भी लगा होता है, तो उस वजह से क्या हुआ, ये जो डेटा का कॉस्ट है वो कम करना पड़ा कंपनीज को, क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा है तो आपको मार्केट में रहना भी है। तो आपने देखा होगा कितने सस्ते सस्ते से प्लान आने लग गए, 50 रुपए में 3 GB, 100 रुपए में 6 GB, इस तरीके के प्लान जो है वो आने लग गए। तो जब हर व्यक्ति के पास इंटरनेट की सुविधा आ गई, और दूसरा क्या हुआ, कोविड-19 आ गया, तो यानी कि अब हमें दूरी भी बनाए रखनी है। मुद्रा जो है, अब मुद्रा एक नोट जो होता है, सिक्के जो होते हैं वो कई सारे हाथों से होकर गुजरते हैं, तो उसको भी हमें अवॉइड करना है। तो जाहिर सी बात है अब हमें किसकी तरफ मुंह मोड़ना है, ऑनलाइन पेमेंट की तरफ। तो ऑनलाइन पेमेंट में आप देखोगे अगर आपको दूध भी मंगाना होता है तो कितनी सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो दूध हो गया, सब्जी हो गई, फल हो गए, या घर में जो किचन में जो मसाले यूज होते हैं या रोजमर्रा के सामान भी क्या होने लगा, वो भी ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी। तो ऑनलाइन से ही व्यक्ति क्या करने लगा, अपने घरों में सामान मंगाने लगा। तो जब इतना ज्यादा ये जो ई कॉमर्स था वो जब बढ़ गया, तो यहां पर एक चुनौती ये देखी गई कि भाई हमारे आसपास, घरों के आसपास बहुत सारे प्रोविजन स्टोर थे, बहुत सारे किराने
की दुकानें थी, बहुत छोटी छोटी दुकानें। तो अब व्यक्ति जो है वो अपने घर से निकलना पसंद नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो ऑनलाइन ही सब कुछ मंगा ले रहा है, और ऑनलाइन में उसको कई सारी स्कीम मिल जाती हैं जिसमें उसको कई सारे डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो ये किराने की दुकान ऐसी प्रतिस्पर्धा में कैसे सरवाइव कर पाएंगी? तो सरकार यहां पर चाहती है कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि ये जो छोटे छोटे व्यवसायी होते हैं, अब इनका भी आर्थिक विकास हो। ऐसा ना होना चाहिए कि भाई अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये इन्होंने क्या कर दिया, अपना एक मोनोपोली बना दी है, अपनी एक यहां पर एक छत्र राज बना दिया है, तो जिससे इन दुकानों का जो व्यवसाय है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। तो सरकार चाहती है कि ऐसा कुछ करा जाए कि उसमें इन सब लोगों को भी सम्मिलित करा जाए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से स्टोरी में थोड़ा सा चेंज आएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुका है। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई, तब मैं अब दूसरी तरफ आपको ले जाऊंगा। अब होता क्या है, मान लीजिए ये एक दुकानदार है, ये क्या करता है, ये टी शर्ट बनाता है। अब ये जो टी शर्ट है, इसकी एक दुकान भी है और काफी अच्छी इसकी दुकान चलती है। तो ये क्या करेगा, अब चूंकि अमेजॉन होते हैं या फ्लिपकार्ट है, तो ये कई सारे प्लेटफॉर्म है अलग अलग। ठीक है, ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है। तो अब इस व्यक्ति ने क्या करा, इस व्यक्ति का नाम था एक्स, तो इसने अपनी टी शर्ट अमेजॉन पे भी रजिस्टर करा दी। ये अमेजॉन कंपनी के पास जाता है, ये बोलता है कि भाई हम भी आपके जो आपने प्लेटफॉर्म ये बना रखा है उसके माध्यम से हम अपनी भी टी शर्ट बेचेंगे। अब एक दूसरा व्यक्ति है वाई, ठीक है, इसने क्या करा है, इसने अपने आप को फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करा दिया है। एक तीसरा व्यक्ति है जेड, इसने अपने आप को मिंत्रा पे रजिस्टर करा दिया है। अब ये मान लीजिए तीनों ही टी शर्ट बनाते हैं। मान लीजिए मैं अपना उदाहरण लेता हूं, मेरे मोबाइल में अमेजॉन का ऐप डाउनलोड है, तो मैं जैसे ही अमेजॉन पे टी शर्ट सर्च करूंगा तो एक्स का नाम आएगा, परंतु वाई जेड का नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वाई जेड का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, उन्होंने दूसरे पे रजिस्टर करा रखा है। ठीक है, तो एक तो प्रॉब्लम है ये कि यानी कि हमारे पास कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि एक्स ने भले ही अमेजॉन पे रजिस्टर कराया है, मगर मुझे एक्स की टी शर्ट फ्लिपकार्ट पे और मिंत्रा पे नहीं दिखती है। इसी तरीके से वाई ने फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कराया है, तो वाई की टी शर्ट अमेजॉन और मिंत्रा पे नहीं दिखती है। तो एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम यह है यहां पर, ये तो दुकानदार वो हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जो परिवहन भी कर सकते हैं। परिवहन मतलब कि अमेजॉन से इनके पास ऑर्डर आया तो ये उस टी शर्ट को उस फलाने व्यक्ति को जो कंज्यूमर है उसको कोरियर करवा देंगे। दूसरा, यहां पर जो रजिस्ट्रेशन में जो शुल्क लगता है वो भी पे कर सकते हैं। परंतु बहुत से छोटे ऐसे दुकानदार हैं, मान लीजिए ए जो व्यक्ति है, ठीक है, ये बहुत छोटा कोई किराना स्टोर चलाता है। अब ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को रजिस्टर नहीं करा सकता, इसके पास इतना धन नहीं है। दूसरा, इसके पास परिवहन की ऐसी सुविधाएं नहीं है, इसके पास अपना स्टोरेज नहीं है जहां पर ये सामान को स्टोर करके रख सके अगर इसको बहुत सारे ऑर्डर मिल गए तो अब ऐसे लोगों को भी हमें क्या करना है, इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। तो यहां पर सरकार क्या कर रही है, यहां पर सरकार ने क्या करा, एक बनाया जिसको बोल रहे हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी कि ONDC। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक ONDC है। यहां पर इसके अंदर अमेजॉन भी है, फ्लिपकार्ट भी है, मिंत्रा भी है, एजियो भी है, स्नैपडील भी है, मीशो भी है। ऐसी कई सारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं ये इस पूरे एक ONDC के अंदर हैं। अब मान ली मैंने आपको बताया एक्स ने ए में रजिस्टर करा रखा है, वाई ने एफ में करा रखा है, जेड ने एम में करा रखा है, परंतु हम जैसे ही इस ONDC के अंदर जाएंगे तो ONDC के अंदर तो एक्स भी मिलेगा ना, भले ही वो अमेजॉन के अंदर है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो हम अगर मान लीजिए कोई फ्लिपकार्ट, मेरे मोबाइल में मान लीजिए फ्लिपकार्ट का ऐप है, अमेजॉन का ऐप नहीं है, और वाई जो है वो फ्लिपकार्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, अमेजॉन के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी मैं ONDC में तो सारे अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो ONDC के थ्रू मैं क्या करूंगा, मैं मिंत्रा में जेड का प्रोडक्ट खरीद सकता हूं, मैं अमेजॉन से एक्स का प्रोडक्ट खरीद सकता हूं, जबकि एक्स और जेड हैं वो फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। यानी कि ये एक ऐसा एकीकृत प्लेटफॉर्म सरकार बनाएगी जिसके अंतर्गत सारे ये जितने प्लेटफॉर्म हैं ये सब इसमें इनबिल्ट हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति इसके अंदर जाके किसी भी व्यक्ति का प्रोडक्ट है वो खरीद सकता है। दूसरा, इसमें जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो किराना स्टोर वाले हैं, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन यहां पर करा सकते हैं, उनका भी बहुत जो ये खर्चा है वो नहीं लगेगा यहां पर। तो इस तरीके से जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, ये ओपन नेटवर्क बना दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सरकार ने यहां पर लिखा। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे क्या होता है, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो अब मान लीजिए वो प्रोडक्ट से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो यानी कि हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को वापस करवा देते हैं। या फिर अगर मान लीजिए हमें कोई गलत प्रोडक्ट भेजता है, हम दुकान से खरीदते हैं और उसको वो वापस लेने से मना कर देता है, तो हमारे पास क्या है, कंज्यूमर फोरम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, तो उसके तहत हम लोग न्यायपालिका में चले जाते हैं, क्योंकि भाई वो हमारे साथ क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। ठीक है, तो
उस केस में अब जब इतना बड़ा नेटवर्क सरकार बना देगी तो जाहिर सी बात है जो केसेस की मात्रा होगी, जो विवाद होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे विवादों को सॉल्व करने के लिए सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने बोला है हम क्या बनाएंगे, ODR, यानी कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑनलाइन विवाद समाधान। इसको एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने अमेजॉन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, आपने कोई टी शर्ट ऑर्डर करी, ठीक है। अब आपने टी शर्ट ऑर्डर करी थी लार्ज साइज की। अब आप जब टी शर्ट आपके घर पे आ गई, आपने टी शर्ट पहन के देखा तो आपने देखा कि यार ये थोड़ा सा इसका क्या है, फिटिंग सही नहीं है, ये कस रही है टी शर्ट, यानी कि आप उससे बड़ी टी शर्ट मंगाना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप अमेजॉन का जो कस्टमर केयर नंबर होता है, ठीक है, आप उस पर कॉल करते हैं और कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और अपनी टी शर्ट जो वो चेंज करा लेते हैं। तो ये जो कस्टमर केयर होते हैं 24/7 एक तो चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं। तो आप अपने, ये भी तो एक तरह का विवाद हुआ कि नहीं हुआ, तो आप अपनी बात कस्टमर केयर को बताते हैं और वहीं से विवाद का समाधान हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि डिजिटल तकनीक द्वारा जो भी छोटे और मध्यम विवाद होते हैं, बहुत छोटे छोटे से मध्यम विवाद होते हैं, उनको बातचीत की हेल्प से बात करके ही सॉल्व कर दिया जाए। तो ऐसा ODR सरकार ने बोला है सबको डेवलप करने की आवश्यकता है। इसका देखिए लाभ क्या होगा, एक तो आपको न्यायपालिका में जाने का जो आपका समय बचेगा, ठीक है, और दूसरा न्यायपालिका के पास ऑलरेडी इतने ज्यादा लंबित मामले हैं कि उसमें हो सकता है डिले, ठीक है, तो समय भी बच रहा है, त्वरित न्याय भी हो जाता है, तुरंत वो आपकी प्रॉब्लम कस्टमर केयर पे सुनी जाती है और आपको उसका एक समाधान दे दिया जाता है। अब मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा एक केस हो जाता है, आपने कोई बहुत बड़ी शॉपिंग करी, उसमें आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो आपके पास तो न्यायपालिका का रास्ता खुला ही है। परंतु ये सरकार जो है वो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वालों से बोल रही है कि अपने अपने प्लेटफॉर्म पर ODR जरूर लगाइए, जिससे कि जो छोटे डिस्प्यूट होते हैं वो तुरंत सॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। मैं आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे आर्टिकल की तरफ नजर डालते हैं। दूसरा आर्टिकल भी आपको पृष्ठ संख्या 6 पे मिलेगा। जीएस के सेकंड पेपर में जब हम लोग गवर्नेंस पढ़ते हैं, यानी कि शासन व्यवस्था, तो उसका संबंध इस आर्टिकल से है। ये आर्टिकल में देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रेश अपॉर्चुनिटी, यानी कि एकदम नए तरीके का हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। अब यहां पर किस चीज की बात हो रही है, तो यहां पर बात हो रही है डेटा प्रोटेक्शन बिल की, जिसको कहते हैं डेटा संरक्षण विधेयक, ठीक है। सरकार ने यहां पर यह बोला है कि भाई डेटा संरक्षण विधेयक जो 2019 है, उसको सरकार ने क्या कर दिया है, वापस ले लिया है। और वापस लेने के बाद एक संयुक्त संसदीय समिति बनाएंगे। इस समिति की अनुशंसाओं को आधार पर हम एक नए तरीके का जो बिल है वो कुछ दिनों के बाद लाएंगे। तो यहां पर इस बिल को वापस ले लिया गया, इस वजह से ये न्यूज चर्चा में आई। अब देखिए यहां पर ये तो समझ में आ गया आपको। अब यहां पर बात करते हैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में। देखिए यहां पर क्या था, इस चीज की शुरुआत होती है 2012 से। 2012 में आपको पता होगा शाह समिति बनाई गई थी, ठीक है। शाह समिति, पूरा नाम इनका AP शाह था। तो इस समिति को बनाया क्यों गया था, सरकार ने इसलिए बनाया था कि भाई आप लोग जो देश में प्राइवेसी है, यानी कि गोपनीयता, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और किस तरीके से प्राइवेसी जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। नागरिकों की प्राइवेसी की बात करें, जो सरकार के मंत्रालयों की प्राइवेसी होती है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में इस समिति को बनाया गया। अब क्या हुआ, इसके बाद 2017 में एक कमेटी आती है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ये प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं। BN श्रीकृष्ण समिति। इस समिति का काम क्या था, इस समिति का काम था डेटा संरक्षण का, ठीक है। यानी कि जो डेटा प्राइवेसी को लेके पहली बार कौन सी समिति बनी है, उसका नाम आप याद रखिएगा, BN श्रीकृष्ण समिति। अभी इसके कुछ अनुशंसाओं के बारे में मैं बताऊंगा जो आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या करा, 2017 में बनाई गई थी, तो 2019 में, यानी कि 2 साल के बाद, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सरकार को सौंपी। अब उस रिपोर्ट को सरकार ने क्या करा, 2019 से ही ये चला आ रहा था कि भाई जो डेटा प्रोटेक्शन का विधेयक है वो सरकार को अब बना देना चाहिए। तो अपना उसने इस रिपोर्ट के आधार पर एक अपना विधेयक तैयार भी किया था। उस विधेयक को लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस भी कराया गया था, परंतु अब उस विधेयक को वापस ले लिया गया है। सरकार ने बोला है कि उस विधेयक को वापस से जो संयुक्त समिति है संसद की, उसको भेजा जाएगा। अब उस संयुक्त समिति उस पर अध्ययन करेगी और वापस से हम उस बिल को नए तरीके से एकदम लाएंगे। तो यहां पर ये इसका पृष्ठभूमि रही है, यानी कि 2019 से इस डेटा संरक्षण बिल के ऊपर बात हो रही थी, जो श्रीकृष्ण समिति की अनुशंसाएं थी उसके आधार पर, परंतु अब जाके इस बिल को वापस ले लिया गया है। अब देखिए यहां पर बात करी जाती है अगर डेटा की, मुख्य उत्तर परीक्षा में जब
ऐसा कोई प्रश्न आपसे लिखने को आएगा जहां पर डेटा प्राइवेसी की बात होगी, तो आप ये समझिएगा कि डेटा जो शब्द होता है उसका कितना वृहद अर्थ होता है। कोई भी मैसेज होता है सोशल मीडिया पर, हम लोग कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। अब ये पोस्ट कैसा हो सकता है? टेक्स्ट भी हो सकता है, ये पोस्ट वीडियो भी हो सकता है, और ये पोस्ट जो है ये कोई इमेज हो सकती है। अब मान लीजिए मैं कहीं घूमने जाता हूं तो वहां की मैं फोटो पोस्ट कर देता हूं, या वहां पे मैंने कोई वीडियो बनाया उसको पोस्ट कर देता हूं, या मैं केवल लिख देता हूं कि मैं नैनीताल घूमने जा रहा हूं। तो ये जितनी भी ये सूचनाएं होती हैं इस टाइप की, ये क्या होती हैं? ये एक डेटा होती है। हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या फिर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें हम लोग पेमेंट करते हैं। तो जितना भी ये ऑनलाइन ट्रांसफर होता है ये भी एक टाइप का डेटा होता है। कोई भी चीज आप गूगल पे सर्च करते होंगे तो आपको पता है यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हिस्ट्री का। तो कोई अगर आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे बैठा है और अगर वो चाहे तो आपकी हिस्ट्री देख सकता है कि आप क्या क्या वेबसाइट देखते हो, आप क्या क्या चीजें यूज करते हो। तो ये भी एक टाइप का क्या होता है? डेटा। तो ये सारी चीजें किसको दर्शाती हैं? एक डेटा को। तो इसी डेटा के सुरक्षा की, इसी डेटा के संरक्षण की बात हो रही है। अब यहां पर देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, कोई चित्र हो सकता है, ऑडियो क्लिप हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता है, किसी भी प्रारूप में जो किसी व्यक्ति के बारे में कोई सूचना उजागर करता है उसको यहां पर डेटा बोला जाता है। अब इस डेटा का गलत यूज भी होता है। कहां कहां पर? राजनीतिक दल जो है वो चुनावों में इसका यूज कर सकते हैं, अपने नीति निर्माण में इसका यूज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी है उसने किस तरीके से जो अमेरिकी चुनाव थे जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल करी थी, फेसबुक के साथ मिलके यहां जो इन्होंने डेटा चुरा के अमेरिकन का, और यहां पर उनके डेटा के अनुसार इस इलेक्शन में मदद करी थी। तो इसके बारे में भी विवाद उत्पन्न हुआ था। तो इस उदाहरण को याद रखिएगा आप, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले उदाहरण को। जिसको ये नहीं पता एक बार गूगल करके जरूर सर्च करिएगा, वरना आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको फिर से एक बार इसके पूरे विवाद के बारे में समझा दूंगा। तो ये जो डेटा का विवाद होता है कि भाई ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। हम जैसा आप एक उदाहरण के तौर पे लो, आप कभी इंटरनेट पे कुछ भी बैठ के यूज करते हैं, आप मान लीजिए कोई यूपीएससी की भी वेबसाइट खोल रहे हैं, या फिर मान लीजिए यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हैं, ये बायजूस का द हिंदू का वीडियो देख रहे हैं। तो कई बार आप देखते होंगे जब ये वीडियो आप खत्म करेंगे उसके बाद वापस से आप अपने होम पे जाते होंगे तो वही वीडियोस आपके सामने आते हैं, वही वीडियोस का कलेक्शन आपके सामने आता है जो आप निरंतर देखना पसंद करते हो। यानी कि आप जो वीडियो देख रहे हो वो कोई ना कोई बैठ के आपकी हिस्ट्री वॉच जरूर कर रहा है, और यही हिस्ट्री वॉच कर करके आपको वही वीडियो दिखाए जाते हैं जिनमें आपकी रुचि होती है। इसी तरीके से आपको वही एडवर्टीजमेंट के वीडियो आते होंगे, आप भले ही देखना ना चाहते हो बट एकदम से खुल के आ जाता होगा कि यहाँ पर ये एप्पल का फोन है, ये सैमसंग का फोन है। तो यानी कि आपकी रुचियों के अनुसार वो आपको दिखाता रहता है। तो इसका मतलब कि डेटा को बैकएंड पे कोई ना कोई जरूर देखता है। तो इसी हमारी जो ये पसंद होती है या जो हमारी नापसंद होती है, ठीक है, हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आपने कभी भी किसी पार्टी के समर्थन में कोई पोस्ट डाली होगी तो वो भी फेसबुक में अगर डाली है या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाली है तो वो भी आपके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन बताती है। तो इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है इसका कई लोग गलत यूज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बीएन श्री कृष्णा की अध्यक्षता में क्या हुआ था कि डेटा संरक्षण पर एक समिति बनाई गई थी। तो अब यहां पर उस समिति के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके लिए यहां पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं, जो आप मुख्य उत्तर परीक्षा में यूज कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है डेटा फिड्यूरीज। फिड्यूरीज का मतलब होता है जो डेटा को एकत्र और नियंत्रित करती हैं, यानी कि जहां पर डेटा इकट्ठा होता है या जो डेटा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लोगों के जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोसेस करने का या रेगुलेट करने का अधिकार उन कंपनीज को दिया गया। अब जैसे मान लीजिए फेसबुक है, गूगल है, इन सब कंपनीज को यह बोला गया है कि भाई आप क्या करेंगे, आपके सर्वर पर इतना सारा डेटा आता है तो आप इसको विनियमित करिए, ठीक से रेगुलेट करिए। ठीक है, नागरिकों को भी इस समिति में अधिकार दिए गए थे, जैसे कि मान लीजिए डेटा में कोई संशोधन करना है, या जो ये कंपनीज हैं जिनके पास डेटा स्टोर होता है उनसे कोई डेटा ये मांगना चाहते हैं तो ये डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा होगा भारत सरकार हो गई या राज्य सरकार हो गई, कभी कोई क्रिमिनल अपराध हो जाता है, कुछ ऐसा केस हो जाता है तो उसमें इन सब कंपनी से बोलती है कि आप अपना डेटा जो है हमें इस यूजर का डेटा निकाल के दीजिए। या कई बार जो फोन कंपनियां होती है जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, तो इनके पास भी कई सारे यूजर का डेटा रहता है, उनकी फोन कॉल्स रहती है, मैसेजिंग रहती है, तो उनसे भी ये लोग मांग सकते हैं। तो अब क्या होता है कि इसमें यह भी बोला गया कि भाई जो भी ये कंपनीज हैं, फेसबुक, गूगल, ये हैं तो विदेश की कंपनियां, परंतु जो भी यूजर के, भारतीय नागरिकों के जो पर्सनल और संवेदनशील डेटा होते हैं इसको स्टोर करने के लिए भारत में ही इनको अपना सर्वर लगाना पड़ेगा। अभी होता क्या है, फेसबुक मान लीजिए अमेरिकन कंपनी है तो यूएसए में इसका सर्वर लगा होगा, तो वहां पर सारा डेटा हमारा स्टोर होता है। तो बीएन श्रीकृष्ण समिति में बोला गया कि हमारी आंतरिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपको अपना एक सर्वर भारत में भी लगाना होगा। ये इन्होंने यहां पर
अनुशंसा करी थी, ठीक है। ये जो उन्होंने अनुशंसाएं करी तो उसी के आधार पर 2019 का जो ये बिल लाया गया था तो उसमें कई सारी अनुशंसाएं तो इनकी कवर करी गई थी, परंतु कई सारी अनुशंसाएं एकदम उलट रखी गई थी। जैसे कि बात करी जाती है, जो मैंने आपको बताया यहां पर कि जो कंपनियां हैं वो विदेश में जो अपना सर्वर लगाती हैं उनको भारत के अंदर ही अपना एक सर्वर लगाना पड़ेगा और हमारा जो पर्सनल डेटा है, जो संवेदनशील डेटा है, उसको भारत में ही स्टोर रखना पड़ेगा। इस चीज को इस बिल में सरकार ने जब लिखा तो उसको ये लिख दिया कि भाई कुछ डेटा को इनका ट्रांसफर करने की अनुमति इनको मिल गई कि आप जो डेटा का सर्वर है अपने बाहर सर्वर में भी इस डेटा को स्टोर कर सकते हो। इसकी पावर इन कंपनीज को देता है, जो डायरेक्ट हमारी आंतरिक सुरक्षा जो है इससे मेल नहीं खाता। इसके लिए थोड़ा सा खतरा उत्पन्न यहां पर हो जाता है। और इस बिल में ना डेटा को 3 श्रेणियों में विभाजित करा गया था, वो भी आप देख लो। व्यक्तिगत डेटा की बात करी गई थी, संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा। व्यक्तिगत डेटा में जो यहां पर आता है जैसे हमारा नाम हो गया, हमारा घर का पता हो गया, तो ये सारी चीजें यहां पर कवर हो जाती हैं। जो संवेदनशील डेटा होता है इसमें हो गए कि मान लीजिए हमारा धार्मिक विश्वास क्या है, हम किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म में हमारा विश्वास है, ठीक है। बायोमेट्रिक जो होते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट हो गया या रेटिना स्कैन हो गया, तो ये सारी चीजें, या किसी व्यक्ति के जो यौन अभिविन्यास होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है, तो उसके बारे में, कोई व्यक्ति जो है उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसको कौन सी बीमारियां हैं या उसमें, तो ये सब संवेदनशील डेटा होता है। जो महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा होते हैं इसमें क्या जाता है, इसमें किसी देश के बारे में, देश की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है या जो देश में जो उनकी सेना होती है उसके बारे में कोई डेटा, तो ये क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा हो जाता है। तो इस टाइप का जो तीसरा वाला डेटा है ये तो किसी भी कंपनी के साथ शेयर नहीं करा जा सकता, ठीक है। जो व्यक्तिगत डेटा होता है ये ओपन होता है, इसको कोई कंपनी शेयर कर सकती है। संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा में कुछ नियम और कानून बना के इनको दूसरी कंपनीज के साथ शेयर करने को सरकार कह सकती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने आपको बताया ना कि जो कंपनीज हैं जो अपना डेटा, भारत का डेटा अपने दूसरे देश के सर्वर में जाके रखेंगी, जो बीएन श्रीकृष्ण थे इन्होंने ये बताया था कि स्थानीयकरण होना चाहिए उसका, जहां के नागरिक हैं वहीं पर सर्वर बना के उनका डेटा स्टोर करो, आप उसको देश से बाहर ले जाके क्यों स्टोर करते हो। तो इसी मुद्दे को इस बिल के अंदर पूरी तरीके से शामिल नहीं करा गया था। यानी कि यहां पर यह बोला गया कि हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए, जबकि ये जो बिल बनाया गया था उसमें ऐसा नहीं था। इस वजह से भी इस बिल की कई बार आलोचना हुई, परंतु अब तो खैर स्टोरी खत्म हो गई क्योंकि सरकार ने पूरा बिल ही वापस ले लिया है। अब उसको एक नए तरीके से यहां पर सरकार लाएगी। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। चलिए अगली न्यूज जो है वो प्रश्न संख्या 6 पे आपको मिलेगी, जिसका संबंध द्वितीय प्रश्न पत्र में है, जहां पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, यहां पर जिस तरीके से यूएसए की जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, इन्होंने चाइना के बार बार वार्निंग देने पर भी ताइवान की विजिट करी, और ताइवान का यहां पर दाद देनी होगी कि उसने इस मीटिंग को पूरा हाई प्रोफाइल बनाया, उसने इस मीटिंग को कहीं से भी दबाने की कोशिश नहीं करी और पूरी तरीके से गर्मजोशी से वेलकम करा नैन्सी पेलोसी का। उसके बाद चाइना ने जिस तरीके का एग्रेशन दिखाया, अब जैसे ताइवान का मैप आपने देखा होगा, तो उसके आसपास इन्होंने क्या करे थे, अपने जो नेवल शिप्स थे उसको खड़ा कर दिया, अपनी जो मिलिट्री ड्रिल थी वो भी स्टार्ट कर दी थी। इतना तगड़ा सैन्य अभ्यास कर रहे थे कि इनकी एक मिसाइल जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे जाके गिरी। तो ये सब जो इतना एग्रेशन दिखा रहा था यहां पर चाइना, कहीं ना कहीं ताइवान को पता भी था कि कोई एक ऐसा कदम चाइना ना उठा ले जो उसके देश के लिए, उसके देशवासियों के लिए खतरा हो, को भी दरकिनार करते हुए इन्होंने नैन्सी पेलोसी को आमंत्रण दिया, और आमंत्रण ही नहीं दिया, उनका स्वागत भी करा। तो यहां पर ये जो राइटर हैं ये बोलना चाहते हैं कि हमें इस ताइवान से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। यहां पर मुख्यतः ये 3 सीख की बात करते हैं कि इंडिया को ताइवान जैसे छोटे देश से क्या सीखना चाहिए, तो उस पर हम लोग जरा देखते हैं। ये यहां पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई जो ताइवान है, इतना छोटा देश, टोटल पॉपुलेशन 23 मिलियन की, अगर भारत की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटा, भारत की अगर सैन्य शक्ति की बात करें तो उससे भी इसका कोई कंपैरिजन नहीं, भारत की अगर आर्थिक विकास की बात करें तो हमारी जीडीपी से भी इसका कोई कंपैरिजन नहीं। तो जब भारत से ताइवान, ये अगर भारत है तो ये ताइवान है, इतना बड़ा देश हमारा भारत, उसको ताइवान ने जो करा उससे क्या सबक लेना चाहिए, इसके बारे में राइटर बताते हैं। सबसे पहला सबक लेना चाहिए सीमा रेखाओं और संप्रभुता से संबंधित। यहां पे राइटर ने यहां पर यह बताया कि हमको यह देखना चाहिए चाइना की रणनीति क्या होती है। चाइना क्या करता है, मान लीजिए ये है एलएसी, ठीक है, चाइना क्या करेगा, इस एलएसी के अंदर घुस आएगा,
अब घुस आएगा तो यहां से जब भारत इसका प्रतिरोध करेगा तो ये भारत से कहेगा चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ के बातचीत कर लेते हैं। और ये हमेशा ऐसा करता है कि अवैध घुसपैठ करेगा, फिर बातचीत करेगा। अब इतना एरिया क्या करेगा, जितनी अंदर वो आ चुका है वो कर लेगा कैप्चर। तो इस तरीके से ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, कई बार चाइना ने ये चीज करी है। तो हमें क्या करना है यहां पर, ये जो सीमा रेखा वाला अपना मुद्दा है, इसको अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की आवश्यकता है। दूसरा, भारत सरकार से राइटर कहना चाहते हैं कि आप क्या करो, सीमा रेखा में जैसे जो गलवान वैली में विवाद हुआ उसके बारे में स्पष्ट रूप से आपने भारत की जनता को नहीं बताया कि कितना हमारा एरिया था वो चाइना ने फिर से कब्जा लिया, कितने एरिया में वो अंदर और आ गए, ये आपने स्पष्ट रूप से यहां पे नहीं बताया। दूसरी चीज, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जिस तरीके से आप पाकिस्तान को लेके जाते हो और बिना किसी डर के पाकिस्तान के हर मुद्दे को आप हाईलाइट करते हो, उस तरीके से आप अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चाइना के मुद्दे को, जो ये अवैध कब्जा कर रहा है, अवैध कब्जे की बात यहां पर करी जा रही है, जिस तरीके का ये अवैध कब्जा कर रहा है उसको आप अंतरराष्ट्रीय मंचों पर क्यों नहीं उठाते हो? जब आप ही अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर नहीं करोगे तो आप दूसरे देशों से ये एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि वो आपका साथ दें अंतरराष्ट्रीय मंचों में चाइना के विरुद्ध? आपको अपनी सीमा रेखा वाले मुद्दे पर एकदम क्लियर होना पड़ेगा। आपको अपनी संप्रभुता को भी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इससे भी आपको, जिस तरीके से ताइवान इतना छोटा देश क्षेत्रफल के हिसाब से और चाइना इतना बड़ा देश, उसने क्या करा, उसने अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करा। अगर कोई भी विदेश का नागरिक उनके देश में आना चाह रहा है, अब नैन्सी पेलोसी का एग्जांपल लिए, चाइना ने बहुत बार वार्निंग दी परंतु वो नहीं डरा। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियां स्वयं डिसाइड करो, किसी तीसरे के कहने पर डिसाइड ना करो, और वही करा ताइवान ने। तो इससे हमको ये सीखना चाहिए कि सीमा रेखा जो हमारी है, बॉर्डर लाइन, उसको क्लियर करो, इस पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए और हमारे देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दूसरा यहां पर राइटर बता रहे हैं तुष्टीकरण की रणनीति, एक बार इसको मैं मिटा देता हूं। दूसरा यहां पर राइटर बता रहे हैं तुष्टीकरण की जो रणनीति भारत इस्तेमाल करता है चाइना को लेके, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुष्टीकरण का मतलब यहां पर ये क्या बताते हैं, चाइना भारत से कहता है कि भाई आप ताइवान का मुद्दा, कभी आप ताइवान का नाम अपने मुंह से नहीं लोगे, हम भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा कहीं पर नहीं लेंगे। तो ये कोई सही चीज नहीं है। यहां पर राइटर बताने की कोशिश करते हैं कि ताइवान को देखिए, ताइवान चाहता तो जो नैन्सी पेलोसी हैं इनकी यात्रा को महत्व नहीं देता, ठीक है, उनके साथ हाई प्रोफाइल मीटिंग नहीं करता, क्योंकि उसे पता था चाइना इस तरीके का एग्रेशन दिखाएगा और हो सकता है चाइना अटैक भी कर दे। तो अपने आप को बचाने के लिए वो ये सारे कदम उठा सकता था, वो इनको ना बुलाता, इनको इतनी तवज्जो ही ना देता, ठीक है, परंतु उसने ऐसा नहीं करा। उसने अपने जो लक्ष्य हैं उनको प्राथमिकता दी, उसको पता है कि उसे क्या करना है, ठीक है, बाकी दूसरी चीजों को उसने सेकेंडरी रखा। वो चाहता तो चाइना को वो भी संतुष्ट कर सकता था इनको ना बुला के। तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे को खुश करने के लिए जो काम करते हैं, इसी को बोला जाता है कि तुष्टीकरण करना। तो उसने तुष्टीकरण चाइना का नहीं करा और तुष्टीकरण की नीति कोई हल भी नहीं है। चाइना क्या करता है, इसमें राइटर बताते हैं इसकी जो नीति होती है वो होती है संशोधनवादी नीति। संशोधन का मतलब होता है चाइना हमेशा अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। चाइना के आसपास जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं वो उनसे, आज मान लीजिए किसी और तरीके से बात कर रहा है, कल को उसके हित चेंज हो जाएंगे तो वो दूसरी तरीके से बात करने लगेगा। उसके लिए सबसे ऊपर है अपने हित, अपना इंटरेस्ट, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी विदेश नीति को चेंज करता रहता है। तो हमें भी, भारत को भी उसको तुष्ट नहीं करना चाहिए कि भाई हम ताइवान के मुद्दे को नहीं उठाएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाने लगे। और हमें देखना भी चाहिए कि कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चाइना ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत के विरुद्ध ही निर्णय दिए हैं। यहां पर राइटर कहते हैं कि हमने कई बार ऐसा हुआ है कि चाइना के जो नेता भारत आते हैं, भारत विजिट करते हैं, तो हमने उनकी मेजबानी करी, और जिस समय ये मेजबानी हो रही होती है ठीक उसी समय चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो एलएसी का उल्लंघन करती है और हमारे क्षेत्र में घुसने का प्रयास करती है। और अगर यही चीज हम ताइवान के साथ देखें, आखिरी बार 2017 में ताइवान के साथ कोई यहां पर डेलीगेशन आया था, तब से 2017 के बाद से हमने ऐसी कोई विजिट ताइवान में नहीं करी। हम ये सोचते हैं कि चाइना इस चीज को बुरा ना मान जाए, जिस तरीके से अभी नैन्सी पेलोसी के केस में चाइना बुरा मान गया, तो हम उसको तुष्ट करने की जो नीति है उसको खत्म करना चाहिए। क्यों? जब वो हमारी सीमा की, एलएसी की रिस्पेक्ट नहीं करता तो फिर हम ये चीज क्यों करते हैं उसके साथ। क्वाड का यहां पर उदाहरण लिया गया, जितना यूएसए और जापान
क्वाड को लेके उत्सुक थे, उतना भारत और ऑस्ट्रेलिया वो क्वाड को लेके पहले इतना वोकल नहीं होते थे। वोकल होने का मतलब है पहले इतना उसके बारे में बातचीत नहीं करते थे जितना पिछले 2 वर्षों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर क्वाड को केंद्र में रखा गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पहले भारत की बात कर लें या ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ये दोनों ही क्या करते थे कि चाइना कहीं हम इस तरीके से यूएसए और जापान के साथ कोई ऐसा गठबंधन कर रहे हैं जो हमारा हिंद प्रशांत के क्षेत्र में चाइना के प्रभुत्व को कम कर रहा है, तो चाइना कहीं नाराज ना हो जाए। परंतु अब हम पिछले 2 वर्षों से क्वाड को ज्यादा ही महत्व देने लग गए हैं, तो हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? तीसरा यहां पर राइटर बताते हैं त्रुटिपूर्ण तर्क। त्रुटिपूर्ण तर्क का मतलब यहां पर यह है, कई लोग इंडिया में बात करते हैं, आपने भी सुना होगा, कभी भी आप किसी से अगर इस टाइप की बातें करते होंगे कि इंडिया चाइना के रिलेशन में या चाइना जिस तरीके से घुसपैठ करता है भारत के अंदर, तो हमारे चूंकि उनके साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध इतने अच्छे हैं कि चाइना कभी भी खुलकर इंडिया के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। परंतु यहां पर राइटर बताते हैं यह सोचने का तरीका बिल्कुल गलत है। यहां पर राइटर एग्जाम्पल देते हैं एक तरफ चाइना का और एक तरफ ताइवान का। ये बताने की यहां पर कोशिश करी जाती है कि ताइवान से चाइना में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चाइना में इन्वेस्टमेंट है ताइवान का 198 बिलियन, जबकि अगर चाइना से ताइवान के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहां पर है मात्र 2.5 बिलियन। ताइवान को यह चिंता ही नहीं होती है कि भाई आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि उसमें घाटे में जाएगा चाइना ही। चलो एक बार इंडिया के तौर पे इसको देखते हैं। सबसे ज्यादा चाइना का इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। इन्वेस्टमेंट का मतलब है बहुत सारी चाइनीज कंपनी जो है वो इंडिया में काम करती हैं। इंडिया से बहुत ज्यादा पैसा जो है वो चाइना में जाता है, यानी कि चाइना को एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इंडिया को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे आर्थिक व्यापारिक संबंध हैं, इस वजह से हमें झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे अल्टीमेटली लॉस चाइना को ही होगा, क्योंकि चाइना इस प्रॉफिट में बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। तो अगर वो ऐसी कोई भी हरकत करता है और भारत जो है वो ऐसा कोई एक्शन लेगा कि हम उससे आर्थिक तौर पे या व्यापारिक संबंध थोड़े से अगर हम विच्छेद भी करेंगे, तो ये इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें अपनी संप्रभुता को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये राइटर यहां पे बताने की कोशिश करते हैं। ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। चलिए अगला जो न्यूज है वो आपको पृष्ठ संख्या 6 पे मिलेगी। इसका संबंध तृतीय प्रश्न पत्र यानी कि पर्यावरण से है। यहां पर क्या बात करी जा रही है, लिखा हुआ है स्टिकिंग टू कमिटमेंट, यानी कि जो हम कमिट करते हैं, जो हम बोलते हैं, हमें उस पर स्टिक रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं राइटर? यहां पर बात कर रहे हैं COP 26 हुआ था ग्लासगो में, तो वहां पर हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से पंचमित्रा जो था वो डिक्लेयर करा गया था। पंचमित्रा में क्या था? हमारे प्रतिबद्धताएं थी, हमने घोषणाएं करी थी 5 कि भाई 2030 तक हम क्या करेंगे, गैर जीवाश्म ईंधन जो क्षमता है उसको 500 गीगावाट कर देंगे। 2030 तक 50% जो हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरा करेंगे। तो इस तरीके से 5 प्रतिबद्धताएं करी गई थी। तो यहां पर राइटर लिखते हैं हम प्रतिबद्धताएं तो हमने इतनी सारी कर दी, अब होने वाला है COP 27। तो COP 27 के लिए क्या होता है, हर देश, कोई भी ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, तो हर देश अपनी एनडीसी तैयार करता है। एनडीसी का मतलब होता है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदान होते हैं। तो हम कौन कौन से देश क्या क्या योगदान करेंगे तो वो तैयार करते हैं। तो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बोला गया कि हमने 5 लक्ष्य तो थे, परंतु 5 लक्ष्य में से केवल 2 ही लक्ष्य जो हैं इसको अभी तक एक्टिवेट करा गया है। कौन कौन से? एक तो ये 2030 तक 50% की जो ऊर्जा आवश्यकता है इसको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा पे चेंज करना है, और दूसरा जो 2030 तक कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी करनी है। ये बाकी जो 3 घोषणाएं हमने COP 26 में करी थी उनको अभी तक लागू ही नहीं करा गया, वो अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं करी गई। तो यहां पर यह बोला जाता है कि भाई भारत जैसे देश में अगर आप इस तरीके की घोषणाएं करते हैं तो कम से कम या तो आप घोषणा मत करो, अगर आप घोषणा करते हो तो उस पर टिके रहो, क्योंकि हम एक दूसरे देशों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। तो यहां पर हमको ये देखने की जरूरत है, आप उतने ही कमिटमेंट करो जितना आप पूरा कर सको। सरकार ने यहां पर यह तर्क दिया कि भाई ये जो कमिटमेंट हमने करे हैं हो सकता है कि हम ना पा पाए, क्योंकि उसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि अब क्या होगा, जो आर्थिक विकास है वो आड़े आ जाएगा, यानी कि वो बाधा बन जाएगा। तो अगर हम अपने आर्थिक विकास को, अपने औद्योगिकीकरण को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ यहां पर ढील बरतनी पड़ेगी। तो यही राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर हमारा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर जो हमारी छवि है वो अच्छी नहीं बनती। अंत में हम लोग देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा में इनसे कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने निकाला है ताइवान के साथ। ताइवान के साथ भारत के संबंध जो हैं वो ताइवान के साथ चीन के जो संबंध है उससे निर्देशित नहीं होने चाहिए। अगर भारत को किससे क्या संबंध रखना है ये भारत स्वयं डिसाइड करेगा, ये किसी दूसरे देश के प्रभाव में आके डिसाइड ना करे। उपरोक्त कथन की समीक्षा करनी है तो बताइएगा। दूसरा जो प्रश्न है यहां पर ये लिया गया है डिजिटल कॉमर्स के लिए। ओपन नेटवर्क में भारत में जो स्थानीय ऑफलाइन यानी कि जो किराने के दुकान वाले होते हैं और जो बड़े व्यवसायी होते हैं इनको एक समान खेल का मैदान बनाने की क्षमता है ओएनडीसी में। आप इससे कहां तक सहमत हैं इसको समझाइएगा। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। चलिए अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, चूंकि पर्यावरण की बात हो रही है यहां पर। अब मेरे को बताइए, दो प्रोटोकॉल मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। एक है क्योटो प्रोटोकॉल, एक है नगोया प्रोटोकॉल। दोनों प्रोटोकॉल क्या क्या हैं, कब हुए, इसका मेन उद्देश्य क्या था, कमेंट करके जरूर आंसर करिएगा। आज के सत्र में बस इतना ही। आज का सत्र आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।